जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेज में। आज का टॉपिक है ध्वनि और प्रतिध्वनि। ध्वनि और प्रतिध्वनि, ठीक ना। यानी कि ध्वनि को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं साउंड, और प्रतिध्वनि को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इको। प्रतिध्वनि को हम लोग बोलते हैं इको, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, ध्वनि को। यानी ध्वनि कहते किसको हैं। ध्वनि यह एक ऊर्जा का रूप है। ध्वनि यह एक ऊर्जा का रूप है, ठीक ना। यह ऊर्जा हमारे कानों में सुनने में मदद करती है। यह ऊर्जा जो है हमें कानों को सुनने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक ना। ध्वनि को उत्पन्न कैसे करते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में टकराते हैं तो कंपन करता है, तरंग उत्पन्न होता है। उसी से हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न होता है। लेकिन सभी कंपन ध्वनि नहीं करते हैं, लेकिन सभी कंपन ध्वनि नहीं करते हैं, ठीक ना। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम बोले तो जैसे ठोस, द्रव, गैस, इस सब में इसके लिए आवश्यकता होती है, ठीक ना। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक ना। ध्वनि की चाल देखते हैं, सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। यानी सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है, ठोस में, और सबसे कम किस में होती है, गैस में, ठीक ना। आगे देखते हैं। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती है, कैसे कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, ठीक ना। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती है, अर्थात निर्वात में वायुमंडल नहीं होता है। निर्वात में वायुमंडल नहीं होता है, ठीक। यही कारण है कि चंद्रमा के धरातल पर जो व्यक्ति जाते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं ना कि एक दूसरे के बातों को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है, ठीक ना। तो निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती है, और निर्वात में वायुमंडल भी नहीं होता है, ठीक ना। तो चंद्रमा पर जितने सारे जो भी व्यक्ति जाते हैं, ठीक ना, तो वहाँ पर एक दूसरे के बात को सुन नहीं सकते हैं, ठीक। अब देखिए, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक ना। ये एग्जाम में रिपीट होता है, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं कि ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव के बारे में। यानी ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंगे जो होती है ना, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ठीक ना। यांत्रिक होने के कारण इसे माध्यम की आवश्यकता है, जैसे कि आपको पीछे ही अभी बताएं, ठीक ना, कि माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस, इसके लिए क्या होती है, इसकी आवश्यकता होती है ध्वनि के लिए, ठीक ना। अब इसी में पढ़ेंगे जैसे श्रव्य, अश्रव्य, परश्रव्य, तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए ये क्या है, अश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव्स, यानी इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक ना। यानी कि अश्रव्य तरंग, इसकी जो आवृत्ति होती है ना 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच होती है। यानी कि आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक ना। तो अश्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज से लेकर के कहाँ तक होती है, 20 हर्ट्ज के बीच, ठीक ना। आगे देखते हैं, ठीक ना। अश्रव्य तरंग को मानव के कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता है। अश्रव्य तरंग को मानव के कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसकी आवृत्ति जो होती है ना 20 हर्ट्ज से क्या होती है, नीचे होती है, ठीक ना। अब देखते हैं श्रव्य तरंग, जिसको बोलते हैं एडियोबल वेव, एडियोबल वेव, ठीक ना। अब देखिए इसकी जो आवृत्ति होती है ना 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। श्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ऐसे मानव के कानों द्वारा सुना जा सकता है, ठीक ना। श्रव्य तरंग को मानव के कानों द्वारा सुन सकते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं अगला है पाराश्रव्य तरंग। अगला क्या है, पाराश्रव्य तरंग, ठीक ना। तो इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आइए आगे, ठीक ना। इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पाराश्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक ना। इसे मानव के कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता है। इसे मानव के कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता है। तो यहाँ पर बात है कि मानव के आखिर कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता है, तो कौन सुन सकता है। तो देखिए कौन सुन सकता है, केवल कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि। अब देखते हैं ना कि चमगादड़ जब उड़ता है तो उसको पराश्रव्य तरंग से ही पता चल जाता है कि इधर क्या है, दीवार है, या इधर कोई व्यक्ति है, या इधर कोई वस्तु रखी है आसपास में उसके, ठीक ना। अब देखते हैं पाराश्रव्य तरंग का उपयोग कहाँ कहाँ है, ठीक ना। तो कीमती कपड़े
कीमती कपड़े, वायुयान या घड़ियों के पुर्जे से धूल हटाने में पाराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। ठीक ना। अब देखिए, कीड़ों को नष्ट करने में पाराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है। ठीक ना। अब देखते हैं कि छिपी वस्तुओं को पता लगाने में, कोई भी वस्तु छिपी हुई है उसको पता लगाने में, ठीक ना, पाराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड मशीन। अल्ट्रासाउंड जो भी होता है या सोनोग्राफी, इसमें भी पाराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है। इकोकार्डियोग्राफी जिसको हम लोग बोलते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक ना। अगला है क्या चीज, अल्ट्रासोनोग्राफी, और भी चीज में इसको उपयोग किया जाता है। ठीक ना। जैसे समुद्र में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग कर देते हैं। समुद्र में डूबी वस्तुओं के पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सोनार का, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें ध्वनि का कुल इतना ही था। इसमें पढ़ लिए हम लोग, श्रव्य भी पढ़ लिए, अश्रव्य भी पढ़ लिए, पाराश्रव्य भी पढ़ लिए। अगला क्या है, प्रतिध्वनि, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक ना। आइए आगे नेक्स्ट, चलिए उसके हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं ध्वनि का परिवर्तन यानी किसी सतह से टकराकर ध्वनि का वापस आना ध्वनि का परिवर्तन कहलाता है। तो अभी तो मतलब कि जहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे दीवार में टकरा कर आता है, अगर दीवार में टकराए, कहीं ना कहीं टकराएगा ही नहीं, तो हम लोग को क्या होगा कि ध्वनि हम लोग को सुनाई ही नहीं देगा। तो ध्वनि का परिवर्तन नियम यह कहता है कि किसी सतह से टकराकर ध्वनि वापस आना ध्वनि का क्या कहलाता है, परिवर्तन। ठीक ना। आगे है क्या, ध्वनि का अपवर्तन। ठीक ना। जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने क्या होती है ना, अपने पथ से विचलित होती है, यानी वो लौट कर कभी नहीं आएगी। ठीक ना। यानी जब तक वो टकरा कर आ जाएगी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि का परिवर्तन। ठीक ना। और जो अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, टकरा कर कहीं ना कहीं टकराएंगे ही नहीं। ठीक ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि का अपवर्तन। अब इसी में हम लोग है देखते हैं आगे प्रतिध्वनि। ठीक ना। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, प्रतिध्वनि के बारे में, यानी ध्वनि के परिवर्तन के कारण मूल ध्वनि के कुछ क्षण बाद सुनाई देने वाले ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक ना। यानी क्या कर रहा है कि ध्वनि के परिवर्तन के कारण मूल ध्वनि के कुछ क्षण बाद जो हम लोग को वही आवाज सुनाई देती है, दोबारा आवाज सुनाई देती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। यानी एक ही आवाज हम लोग को, मूल आवाज जो बार बार हमको क्या करते हैं, सुनाई देती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। ठीक ना। अब देखिए, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदना 1/10 या 0.1 सेकेंड तक रहता है। ठीक ना। ध्वनि का जो संवेदना होता है 1/10 या 0.1 सेकेंड तक रहता है। ठीक ना, बनी रहती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के बीच न्यूनतम दूरी 16.5 या 17 मीटर, 16.5 या 17 मीटर कम से कम न्यूनतम दूरी होना चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं वक्ता के बीच कम से कम कितना दूरी रहना चाहिए, 16.5 मीटर, या कभी कभी देता है 17 मीटर भी। ठीक ना। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं ध्वनि के स्रोत। ठीक ना। तो ध्वनि के स्रोत में हम लोग देखते हैं, अब जैसे देखते हैं कि साधारण हम लोग बातचीत करते हैं, ध्वनिक स्रोत और डेसिबल, यानी कितना डेसिबल का आवाज उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक ना। यानी साधारण बातचीत करेंगे तो 30 से 40 डेसिबल की जो तीव्रता होती है उत्पन्न होता है। ठीक ना। आगे देखते हैं, अगर जोर से बातचीत करेंगे तो 50 से 60 डेसिबल की हम लोगों को तीव्रता उत्पन्न होती है। ठीक ना, ध्वनि की तीव्रता, जिसको ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है, डेसिबल में। आगे बताएंगे। देखिए, जेट विमान में उसमें कितना होता है कि 140 से लेकर के 150 के बीच, 140 से लेकर के 150 के बीच डेसिबल में तीव्रता होती है। ठीक ना। देखिए, कल कारखाने में 100 से 120, कल कारखाने में कितना उत्पन्न होता है ध्वनि डेसिबल में, 100 से 120। ठीक ना। अब देखिए, विद्युत मोटर जो हम लोग चलाते हैं, ठीक ना, उसमें फिक्स कितना 110 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक ना। विद्युत मोटर में कितना होती है, 110।
ठीक ना। अब देखिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। साधारण बातचीत करेंगे तो 30 से 40 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल के बीच ध्वनि उत्पन्न होगा, ठीक ना। ध्वनि की तीव्रता होगी। जोर से अगर बात करेंगे तो 50 से 60 होगा। अगर जेट विमान होगा तो उसमें कितना होगा, 140 से 150 के बीच होगा। कल कारखाने में कितना होगा, 100 से 120, ठीक ना। और विद्युत मोटर में कितना हो जाएगा, 110, ठीक ना। अब देखते हैं जैसे कुछ प्रश्न है, अब इसको सजाना है किसमें, जल को, नाइट्रोजन को और इस्पात को। इस्पात क्या है, एक तरह से ठोस है। जल क्या है, एक तरह से द्रव है। और नाइट्रोजन क्या है, एक तरह से गैस है। नाइट्रोजन एक तरह से क्या है, गैस। अब हमको अब हम आपको पीछे ही बताया है कि सबसे अधिक किसमें होता है ध्वनि की चाल, ठोस में। यानी ठोस सबसे अधिक, यानी ठोस में सबसे अधिक, यानी इस्पात क्या है, ठोस ही तो है ना, लोहा, ठीक ना। उसके बाद किसमें होता है, द्रव, यानी जल एक क्या है, द्रव है। और उसके बाद सबसे कम किसमें होता है, गैस, यानी नाइट्रोजन को। कभी कभी आरोही क्रम में ऐसे भी सजाने के लिए आएगा तो आप आराम से आसानी से सजा सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन रूप को क्या कहते हैं, ठीक ना, तो माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो माइक्रोफोन, ठीक ना। अब देखिए, वातावरण में ध्वनि मापने वाले इकाई को हम लोग डेसिबल में, यानी जिसको हम लोग डीबी कहते हैं, ठीक ना। वातावरण में ध्वनि मापने वाले इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिबल, जिसको हम लोग डीबी कहते हैं, ठीक ना। तो इसका ध्वनि और प्रतिध्वनि का इतना ही था, ठीक ना। अब यहाँ से द एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का क्लास हम लोग देखते हैं, ठीक। जय हिंद।